सोचिए, इंडिया एक ऐसे प्रोजेक्ट पे 81,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है जो फ्यूचर में हांगकांग और सिंगापुर जैसे सिटी को चैलेंज कर सकता है। एक ऐसा आइलैंड जो इंडिया के मैरीटाइम पावर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को लेकर के साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और ट्राइबल लाइफ एक्टिविस्ट सीरियस कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनके मुताबिक फॉरेस्ट, कोरल इकोसिस्टम और लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ सकता है। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है इकोलॉजी, और बीच में खड़ा है हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो सवाल ये है, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया का गेम चेंजर है या फिर डेवलपमेंट के नाम पे एक रिस्की गैम्बल? आज हम ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी और वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से इस प्रोजेक्ट को डिकोड करेंगे। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक डिकोड्स, वेयर नेचर शेप्स नेशन। अब हम देखते हैं रोड मैप क्या है इस वीडियो की, हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला, ग्रेट निकोबार कहाँ है और इसकी लोकेशन क्यों स्पेशल है। दूसरा, मलक्का स्टेट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा, प्रोजेक्ट में क्या क्या बन रहा है। चौथा, इंडिया को इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा मिल सकता है। पांचवा और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट और ट्राइबल लाइफ कंसर्न कितने बड़े हैं। फिर आएंगे कंक्लूजन पे। गवर्नमेंट कहती है ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर है, विपक्ष कहता है ये एक रिस्की गैम्बल है। सोर्स के मुताबिक ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के नॉर्दर्न एंट्रेंस से लगभग 40 से 90 नॉटिकल माइल्स के रेंज में आता है। यानी कि जो भी कंट्री इस एरिया में स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम प्रेजेंस बनाती है उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। द मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है और ग्लोबल ट्रेड का लाइफलाइन माना जाता है। अब सवाल है, आखिर मलक्का स्ट्रेट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? तो जवाब भी सिंपल है। यूरोप, मिडिल ईस्ट या अफ्रीका से ईस्ट एशिया तक ट्रेड करने का सबसे शॉर्ट और एफिशिएंट रूट मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। हर साल मलक्का स्ट्रेट से लगभग 40% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड पास होता है। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का 80% ऑयल इंपोर्ट्स इसी रास्ते से लाता है। मलक्का स्ट्रेट जापान, साउथ कोरिया और साउथ एशिया के लिए भी लाइफलाइन माना जाता है। द ग्रेट निकोबार इसी स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट के बहुत नज़दीक बैठा है और यही वजह है कि इंडिया द ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक फ्यूचर हब के रूप में डेवलप करना चाहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहला है एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोनों के लिए होगा, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस। उसके बाद एक है 450 MVA पावर प्लांट और आखिरी है एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क यानी कि कमर्शियल टाउनशिप यहाँ पे बनाने की कोशिश की जाएगी। अब समझते हैं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आखिर होता क्या है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो पोर्ट होता है जहाँ पे कंटेनर्स को बड़े जहाज से उतार के छोटे जहाज में शिफ्ट किया जाता है और फिर वो छोटे जहाज अलग अलग पोर्ट पे चले जाते हैं। भारत के पास अभी के टाइम में कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, जिस वजह से दूसरे देशों के पोर्ट पे निर्भर रहना पड़ता है, जिस वजह से इंडिया का ट्रेड लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो कोर आइडिया है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का वो ये है कि इंडियन कार्गो को सिंगापुर या कोलंबो जैसे फॉरेन हब पे रिलोड करने की डिपेंडेंसी कम हो और इंडिया अपना ट्रांसशिपमेंट हब खुद खड़ा करे। अब इंडिया अगर किसी प्रोजेक्ट पे 81,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कई फायदे होंगे। तो अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, सिक्योरिटी। इंडियन नेवी और कोस्टल डिफेंस की प्रेजेंस उस रीजन में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और उस रीजन में इंडिया का दबदबा काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा, ट्रेड एडवांटेज, यानी कि फॉरेन पोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेंगे और इंडिया को बिलियंस का इकोनॉमिक बूस्ट आ सकता है। तीसरा, रीजनल इन्फ्लुएंस। इंडो पैसिफिक में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मजबूत हो जाएगी, स्पेशली चाइना के ग्रोइंग प्रेजेंस के अगेंस्ट। आप जानते हैं कि चाइना इंडिया को घेरने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा है, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथे फायदे की बात करें तो रिमोट आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब और कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट होगा।
रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रोजेक्ट 81,000 करोड़ से ज़्यादा की है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का कंट्रोवर्शियल पार्ट पैसा है ही नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ग्लाथिया बे द जाइंट लेदरबैक टर्टल के लिए एक इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट माना जाता है। ये इंडियन ओशियन के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेस्टिंग एरिया में से एक है। अब आलोचक कहते हैं कि लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन से लाखों पेड़ काटे जाएंगे, फॉरेस्ट और हैबिटेट का बड़ा लॉस होगा, मेरीन इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, कोरल्स डिस्ट्रॉय होंगे, लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट के ऊपर असर पड़ेगा। ट्राइबल राइट्स कंसर्न भी हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, तो ट्राइबल राइट्स का एंगल भी उतना ही सेंसिटिव माना जा रहा है। सोम्पमेन और निकोबेरीज कम्युनिटीज़ के हैबिटेट और ट्रेडिशनल स्पेस पर इम्पैक्ट को लेकर भी सीरियस कंसर्न रेज हो रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ लाखों लोगों को बसाया जाएगा तो उनका जो ट्रेडिशनल स्पेस है उसका हनन होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब एक फ्रॉड है, उन्होंने कोई परमिशन लिया ही नहीं है। ये इकोलॉजिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच ये डिबेट इतना गर्म है। तो फाइनल सवाल, क्या इंडिया को ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहिए? स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लेंस से देखें तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन इकोलॉजिकल और ट्राइबल लेंस से देखें तो कंसर्न भी बहुत जेन्युइन है। ये एक एग्जाम्पल है जियोग्राफी कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को शेप करती है, कैसे एक लोकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और कैसे हमें डेवलपमेंट और नेचर के बीच एक डिफ़िकल्ट चॉइस लेने पड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये प्रोजेक्ट इंडिया का फ्यूचर गेम चेंजर बनेगा या एनवायरमेंटल और ट्राइबल रिस्क ज़्यादा बड़े हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आलोक और आप देख रहे थे आलोक डिकोड्स, वेयर नेचर सेव्स नेशन। थैंक यू।